Good morning, children. All are okay? Keeping good health? Good. Take care of yourself, children. God bless you. Children, in the previous session, we have read about the Mauryans, in which we had discussed about how we came to know about the history of Mauryans. पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार हमें मौर्य शासकों की जानकारी मिली. उसके अलग अलग स्रोत थे. थ्रू डिफरेंट सोर्सेस वी केम टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस. ऑफ कोर्स दे वर द रूलर्स. सो व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रिवेलिंग इन दैट पीरियड. वे राजा थे, उन्होंने शासन किया, राजकाज चलाया. कैसा राजकाज था उस काल में, मौर्य काल में राज्यकाज कैसा था. सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, जिसे आप सामने बोर्ड पर देख सकती हैं. इसका डिटेल आपके बुक में नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में इसका डिटेल नहीं है. दैट इज व्हाई आई हैव मेड this question in points. So the points are mentioned on the board. Explanation I am going to give. So be ready. Let us start. Now, how we came to know about the Mauryan administration? We came to know by the book Indica, written by Megasthenes, अर्थशास्त्र written by चाणक्य, and the inscriptions of अशोक. ये स्रोत हैं मेगास्थनीज के लिखे इंडिका, चाणक्य का लिखा अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख, जो हमें मौर्य कालीन शासन व्यवस्था के बारे में बताते हैं. So we'll deal to the first point. The first point is central administration, केंद्रीय शासन व्यवस्था. Under this, children, the king was the supreme authority. He was blessed with unlimited rights. मतलब राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था. सर्वोच्च शक्तियां राजा के हाथ में निहित थी और राजा के अधिकार असीमित थे. उसे कानून बनाने का अधिकार था, वही कानून बनाता था और कानून का मुखिया भी राजा ही था. मीन्स द किंग वॉज द मेन अथॉरिटी ऑफ जस्टिस. सेना का मुख्य सेनापति राजा होता था. ही वॉज द किंग वॉज द चीफ कमांडर ऑफ हिज आर्मी. सो टू एडमिनिस्ट्रेट हिज एम्पायर ही formed a cabinet. उसने क्या किया, राज्य का कार्य व्यवस्थित तरीके से चले उसके लिए उसने एक काउंसिल बनाए. एंड ही वॉज द हेड ऑफ दैट कैबिनेट. जो कैबिनेट उसने बनाया उसका हेड राजा स्वयं होता था. बट ही वॉज नॉट फोर्स्ड टू फॉलो द एडवाइसेस गिवन बाय हिज मिनिस्टर्स. इस बात की उस पर कोई जबरदस्ती नहीं थी कि जो कैबिनेट कहे वही वह करने के लिए बाध्य है. यह निर्णय उसका स्वयं का होता था. दैट वाज हिज डिस्क्रिशनरी पावर. सो वी कैन रिलेट दिस विद द प्रेजेंट सिचुएशन, द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री. वी टू हैव द सेम थिंग. वी हैव द प्राइम मिनिस्टर एज द रियल authority of the country. He too has the cabinet. The discussion is done, decisions are taken, but over and all the decision taken by the prime minister is the final decision. Of course, we have the democratic form of government, so he cannot do whatever he wishes. Of course, he will never do, because he is answerable to the people, answerable to Lok Sabha.
So he does the work, he takes the decisions according to the instructions given in the कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रधानमंत्री निरंकुश नहीं हो सकते क्योंकि वो अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी हैं, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। सेम वे एट दैट टाइम ऑल्सो, एंड व्हेन वी स्पीक अबाउट मॉरियंस वी नो दैट दे tried all their best to be a king whom the people loved. The next point you can see it is provincial administration, प्रांतीय शासन व्यवस्था. For this, for better management, the administration was divided into 5 political centers. आप बोर्ड पर देख सकती हैं कि किस प्रकार से 5 राजनीतिक केंद्र बनाए गए थे. We have the same thing at present also. We have the government at the central level as well as in the states. आज हमारे हर राज्य में राज्य की व्यवस्थापिका है और वहां पर राज करने वाला अर्थात जिसके हाथ में वास्तविक रूप से अधिकार है हर राज्य में, वह कौन है? राज्य का मुख्यमंत्री, और उनकी भी कैबिनेट है. So in the same way at that time also there were 5 political centers. At the center, the central province, the capital was पाटलिपुत्र. आपके यहाँ आपके अपने राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ. In the same way each state has its own capital at the present in our country also. So we'll see the next. The next was the northern province, Uttari Prant. The capital was Takshila. Western province, Paschimi Prant. Capital was Ujjain. Eastern province, Purvi Prant. Capital was Toshali. And the 5th is Southern province, Dakshini Prant. Capital was Suvarnagiri. Children, we have a word here, Suvarnagiri. It does not mean something like gold. Sorry. यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय उस राज्य में सोने की खान पर्याप्त मात्रा में पाई गई थी, इसीलिए स्टेट का नाम सुवर्णगिरी पड़ा. Clear? Now who used to see to the administrative affairs of all these 5 political centers? Of course, at the center, the king was the superior authority over and all. He only was the superior authority. But in others, we can say that the head of each province was to be the member of the royal family. मतलब जो ये प्रांत है, प्रांतों की शासन व्यवस्था का मुख्य उत्तरदायित्व राज घराने से संबंधित किसी व्यक्ति के हाथ में ही होता था. राज परिवार से ही वह व्यक्ति संबंधित होता था. Now we'll see to the third point, city arrangement, नगरीय प्रशासन व्यवस्था. We have the same thing at present in our city, children? Of course, we have. We have the elected representative, we have the appointed representatives too. They are the officials. Officials are appointed. Representatives are elected. तो आपके अपने शहर में भी यह व्यवस्था है. So we'll see how was the city arrangement in the time of Mauryans. The head of the city was known as नागरक और नगर अध्यक्ष. जो नगर की प्रशासन व्यवस्था थी उसका जो मुखिया होता था उसे नागरक या नगर अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था. And the city was divided into sub-units where each unit had its own judiciary and nagarpalika. So to see to the affairs of judiciary, judges were there and they had subordinate judges too. जो जज होते थे उनको हेल्प करने के लिए उनके
सबऑर्डिनेट जज भी होते थे। The next is about Nagarpalika. Of course, the functions of Nagarpalika you can see now in different points. In that, there was a council of 30 members. एक council बनाई गई थी, 30 सदस्यीय समिति बनाई गई थी. And then it was divided into 6 boards, and each of the board had its responsibility. एग्जाम्पल के लिए आज हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के प्रत्येक लेवल पर, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य क्या हो, या आपके किसी इंस्टीट्यूशन का हो, हर एक लेवल पर प्रशासन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखती हैं आपके यहाँ कई डिपार्टमेंट्स हैं. आपके अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए. आपके यहाँ स्कूल की कैबिनेट बनी है, SPL है, ASPL है. Then we have got the different departments: law and order, sports, social service, discipline, cultural, so on. So in the same way here we'll see that which work was in the hand of which board. The first was Board of Industries. उद्योग धंधों को कार्यशाली देखने की एक समिति थी. And their work was to see to the industries. Industries means that they should have good capitalists who can be ready to invest their capital at times, and then supply of materials, the raw materials in time. And the very main function was the people working in those industries, they should not be exploited by their owners. उस इंडस्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों का उनके मालिक द्वारा शोषण नहीं किया जाना चाहिए. उन्हें उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए. उनकी कार्य की व्यवस्था की देखभाल भी ओनर की जिम्मेदारी होनी चाहिए. These all were the functions of the Board of Industries. The second is Board of Foreigners. विदेशियों की समिति. See children, the people used to come from one state to another. So when they were coming, their records was to be maintained. And then whatever was their need, that also should be seen. जो विदेशी एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, वहां ठहरते थे, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके आने जाने का रिकॉर्ड, कितने लोग आए, कितने दिन के लिए रहे, और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था इस समिति की जिम्मेदारी होती थी. Point 3 is Board of Census, means CENSUS, Board of Census, जनगणना समिति. Don't we have the same system now also? Is it? Yes, it is better. When anyone dies or when a child is born, that should be registered in the Nagar Mahapalika office. Same thing was at that time also. Record of birth and death was to be maintained by the Board of Census. मृत्यु और जन्म दोनों का ब्यौरा यह जनगणना समिति रखती थी. Point 4 is Board of Trade and Commerce, व्यापार और वाणिज्य समिति. Of course children, when trade flourish, it means the state is prosperous. So how the trade will expand, with which country it will keep its trading relation, and which product will be supplied or to be bought from another country, that all details were the responsibility of the Board of Trade and Commerce. क्योंकि राज्य के आय का साधन होता है, व्यापार यदि उन्नत हुआ तो राज्य समृद्ध होगा. तो किन राज्यों के साथ
व्यापारिक संबंध होंगे। कौन सी वस्तुएं उस राज्य में भेजी जाएंगी या वहां से मंगाई जाएंगी जिससे सरकार को लाभ हो, और इसके साथ ये भी डिसाइड करना कि किन राज्यों के साथ ये वाणिज्यिक संबंध होंगे। दैट ऑल वाज टू बी डिसाइडेड बाय दिस बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। Point 5 is a board which used to supervise the manufactured goods. एक निरीक्षण समिति बनाई गई थी। Now also we see that now and then the government sees the things which are sold, are the sellers cheating the people, are they selling original things, or it is just they are cheating while selling or while weighing. आप देखती हैं अपने आपके शहर में, खास करके हम लोग देखते हैं खोआ मंडी में कई बार रेट पड़ती है जहां नकली सामान मिलते हैं। ऐसे और भी दुकानें होती हैं जहां कभी कभी रेट के पढ़ने से हमें उस सामान की असली या नकली की जानकारी मिलती है। So at that time also same thing was done, that this committee used to check the things which were sold. No black marketing should be there, no fake things should be sold which can harm the health of the people. No cheating even should be done while weighing. सामान के तौल में भी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज की, इन सब कार्यों की जिम्मेदारी इस निरीक्षण समिति की होगी। To add to your knowledge, I'll tell you an example. At the time of Alauddin Khilji, his marketing policy was fantastic. He used to see to the welfare of the people. You know, a rule which was made by him. There was a rule that if the sellers, they weigh anything and it is proved that the weighing machine was not accurate, मतलब जिस सामान को वो तौलते थे उस तराजू में खोट था, वो गलत मात्रा में लोगों को सामान देते थे, कम मात्रा में सामान देते थे। And if that cheating was proved, according to the rule of the government, that much of flesh was to be taken away from the body of that seller. उस दुकानदार के शरीर से उतने ही फ्लैश निकाल लिया जाता था, मांस निकालने का नियम था। Of course it was very strict, but of course why cheating will be done when a buyer is paying you the complete amount what you are asking? Why will you give him the thing what he is buying? So that was a strict rule during the reign of Alauddin Khilji. Next, the sixth is about the taxation. कर समिति होती थी। They were supposed to collect the tax which was decided by the government. They used to look after the affairs of educational institutions as well as to see the affairs of social and religious organization too. कर संग्रह करना, शिक्षण संस्थाओं की देखभाल करना, कभी समय पढ़ने पर निरीक्षण करना, इसके साथ साथ जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं होती थी उनकी भी जानकारी इस समिति को रखनी पड़ती थी। Point 4 you can see village administration, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था। Children, at the present also we have the same system. You have read that our government is under 3 levels: central government, state government and local self-government. Now in this we'll see how was the administration done in the villages. In that, the Gram Panchayat was formed
to administrate the villages, and the village headman was known as Gramik. At present, what is the village headman called? What is he called? Sarpanch. ओके, ग्राम प्रधान. आज हम जो विलेजेस में, गांव में जो चुनाव होते हैं, इसका चुनाव होता है, आज होता है, और जो व्यक्ति वहां का प्रतिनिधि चुना जाता है उसको हम ग्राम प्रधान के नाम से जानते हैं. So at that time also the village headman was known as Gramik, and Gop, this was the post of a person who was appointed to see the functions which was to be performed in the village. तो क्या कार्य करता था यह गोप? His work was to keep the record of the families that were staying in the village, number of people in each of the families, and who were the owners of land, how much of land do they have, see to the tax collection, and even to keep an eye over the maintenance of the road. अर्थात उस ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे परिवारों की संख्या, उनमें रह रहे सदस्यों की, प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या, इसके साथ ही साथ भूमि का स्वामित्व, किस व्यक्ति के पास कितनी भूमि है, क्या वही उस भूमि का असली स्वामी है, कर संग्रह करना, और इसके साथ ही साथ सड़कों की मरम्मत, उनकी देखभाल गोप के द्वारा की जाती थी. Then the small disputes were solved by the elderly person of the village. Even we can say the village headman Gramik, he also used to see to such affairs, and if the other matters were to be solved in the courts. Next point, mode of punishment, Dand Vyavastha. In this, children, at that time, just now I told you the example of Alauddin Khilji. Strict laws. In Mauryans also, the laws were strict, rigid rules were made. कठोर कानून बनाए गए थे, तभी तो शांति और सुव्यवस्था थी. According to that, if that was a case of robbery or murder, and if it was proved, the person was supposed to be hanged to death. चोरी, डकैती या हत्या से संबंधित मामलों के प्रमाणित हो जाने पर उस अपराधी को फांसी की सजा दी जाती थी, और कभी कभी अंग भंग भी किया जाता था. Even for some of the crimes, penalty was charged up to 1,000 पर्ण. पर्ण मीन्स हम आज की करेंसी को रुपी कहते हैं, अपने भारत की करेंसी को रुपी कहते हैं. उस समय जो करेंसी थी उसे पर्ण के नाम से जानते थे. And over and all, the king was the supreme authority. आपने भी तुरंत स्टार्टिंग में सुना है कि राजा न्याय के सर्वोच्च अधिकारी थे. न्याय से संबंधित जो भी निर्णय होते थे उसमें राजा का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था. Now we'll see to the sixth point, military arrangement, सैन्य व्यवस्था. You know that we have read that Mauryans were able to expand their empire. मौर्य साम्राज्य काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था. So who was doing all that work? That was done by a large army. विशाल सैन्य व्यवस्था थी मौर्यंस के समय. So their duty was to expand the empire and keep the kingdom safe from external invasion. बाह्य आक्रमण से राज्य को सुरक्षित रखना भी इस विशाल सैन्य की जिम्मेदारी होती थी.
and the army was consisted of these types of soldiers. You can listen to it carefully. The army was consisted of 6 lakh infantry, means 6 लाख पैदल सैनिक होते थे, 30,000 कैवलरी, 30,000 घुड़सवार सैनिक होते थे, 9,000 एलिफेंट्स, 9,000 हस्ती सेना होती थी, 8,000 चैरियट्स, 8,000 रथ सैनिक होते थे, and the navy. A council of 30 members were there who used to look after this large army. इस विशाल सेना को देख रेख के लिए 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, जो 6 सब बोर्ड्स में, उप समितियों में विभाजित थी, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे. मीन्स 6 boards were formed, each having 5 members in each board. So the first 5 boards used to look after infantry, cavalry, elephants, chariots and navy. मतलब जो प्रथम 5 बोर्ड्स बने थे 5 मेंबर के, ये जो आपकी सेनाएं अलग अलग आपने अभी तुरंत सुना, पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक इत्यादि, ये 5 बोर्ड्स इन अलग अलग सैनिकों की देखभाल के लिए बनाए गए थे. एंड द 6th board was formed to see to the affairs of transportation, communication, looking after the needs of the army, needs of the equipment, whatever things were needed to look after, even the animals, because animals were also in that army. जो छठी समिति बनी थी वह यातायात के साधन, संचार के साधनों की व्यवस्था रखना, जो सैनिक थे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, रसद सामग्री का प्रबंध करना, जो पशु उस आर्मी में थे, कौन से थे बता सकती हैं? हाथी थे, घोड़े थे, ये क्या करते थे? इनका भी तो प्रबंध होना चाहिए था, खान पीन का, और उनको ठीक से रखने की व्यवस्था कौन देखता था? The 6th board which was there used to look after the affairs of such things. Now the 7th point is spy system, गुप्तचर व्यवस्था. You know children, if the spies are not devoted towards the king, then what will happen? The empire will start declining. अगर राजा को विश्वसनीय गुप्तचर नहीं मिलते तो धीरे धीरे राज्य का पतन होने लगता है. क्यों? क्योंकि षड्यंत्र रचने शुरू हो जाते हैं साम्राज्य में. About this you add to your knowledge. Balban was very alert. He was very conscious. Even he did not want his people, those who were working under him, जो अधिकारी उसके अंडर में काम करते थे, वह उनमें भी आपसी संबंध वे नहीं रख सकते थे, एक दूसरे के घर नहीं आ जा सकते थे, क्योंकि वह सोचता था कि ये लोग जितना मिलेंगे, जितना बात करेंगे, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र जरूर रचेंगे. So he was very conscious about it. So about the Mauryans, when we see, you will see that there were 2 types of spies. The first was Sanstha. Those spies used to work in disguise. मतलब ये संस्था जो 2 भाग बने हुए थे, 2 प्रकार के जो ये गुप्तचर थे, जो संस्था में गुप्तचर आते थे, वह वेश बदलकर राज्य में होने वाली गतिविधियों की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर राजा को बताते थे.
The second was sanchar. In that, the spies used to gather the information and they used to go from one place to another. ये गुप्तचर क्या करते थे? ये जगह जगह जाकर जानकारी इकट्ठा करते थे, लोगों के बीच रहकर बात करके, उनसे एक तरह से आप कह सकती हैं उनसे इंटरव्यू लेकर, पूछताछ करके, साधारण जनता के बीच जाते थे, उनसे पूछताछ करते थे, जिससे वह वास्तविकता की जानकारी राजा तक पहुंचा सके. The eighth point is transport and communication system. यातायात व संचार व्यवस्था. आपने पीछे अभी सुना है कि ट्रेड डेवलप अगर होता है तो राज्य समृद्ध होगा. अब ट्रेड डेवलप करने के लिए तो उचित साधन उपलब्ध होने चाहिए, आने जाने के साधन उपलब्ध होने चाहिए, otherwise how will the trade flourish? So according to that, in the time of Mauryans, transportation was done both by land and water. जल और थल दोनों ही मार्गों का इस्तेमाल यातायात के लिए किया जाता था. And when it was done by water, it was a quite cheap expense. तो उसमें सस्ता साधन होता था. And that was even easy to send the things from one place to another for a person who wants to expend little lesser money. कम कीमत पर ही एक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान जल मार्ग से भी भेजने की अच्छी व्यवस्था थी. And then the roads were maintained. If we speak about the land transportation, the roads were maintained. The traders who used to go from one place to another, they used to stay. ऐसा तो नहीं चलते फिरते यार सामान देके चले गए, नहीं. When they used to stay there, for them the rest houses were maintained. उनके रहने की समुचित व्यवस्था की जाती थी. And the government was very responsible, very aware to see to the security of the traders. जो व्यापारी आते थे उनकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाते थे, जिसके लिए सरकार स्वयं देखती थी उस कार्य को. Then comes the next point. It is source of income. अब बच्चों, जब इतना राजकाज बढ़ा है, इतनी विशाल सेना है, प्रशासन की इतनी सारे यूनिट्स बने हैं, when the administration is done in different units, so for all this what do we need? We need money. हमें पैसे की जरूरत तो होगी. राजा कहाँ से पैसा लाएगा? Of course he need money. So for that, how was the money procured? कैसे पैसा आता था? Of course through taxes, which is mentioned by Kautilya. That the tax was to be taken from the farmers, from the merchants. Means जो traders आते थे, व्यापारी आते थे, और इसके साथ ही साथ कृषक भी रेवेन्यू देते थे, जो सरकार की आय का साधन था. And then it is mentioned that Samhat was the minister who was seeing to the affairs of finance. आज भी ऐसी व्यवस्था है हमारे राज्य में? है. हमारे यहाँ भी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, who used to see to the affairs of budget, affairs of expenses, so on. The third point is that the tax was collected in cash or kind. मतलब जो कर देना था वह चाहे उपज के रूप में दें या धन के रूप में दें, इसके लिए कोई भी नियम नहीं था कि ये किसी एक फॉर्म में ही दे सकते थे. That was collected by the officials related to that area. Then comes about the land revenue, जो भूमि से लगान ली जाती थी. That also was a good source of income, and it was divided into two categories. वो दो भागों में विभक्त था. The first was the land which was under the direct control of the state. So the income which was gained
from the land which was under the direct control of the land was known as Sita, and the second, the land which was under the occupation of the farmers. So the second category that was known as Dhak. मतलब कि दो भागों में ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम विभक्त था, जिसमें पहले वो भूमि होती थी जिस पर सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण होता था और जो उससे रेवेन्यू मिलती थी उसको सीता कहते थे, और वह भूमि जिस पर कृषक का नियंत्रण होता था और उससे प्राप्त रेवेन्यू को भाग कहते थे. Even the things which were sold in the market, there also the tax was to be paid. आज भी हम और आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर हम टैक्स देते हैं. आप अगर कोई वस्तु खरीदते हैं उसके लेवल पर देखिए लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस या लोकल टैक्स. एक्स्ट्रा मीन्स वी पे विद द थिंग, प्राइस ऑफ दैट थिंग. देन कम्स दैट in some of the fields means ऐसे कुछ स्थितियां थी जहां टैक्स नहीं लिया जाता था. मीन्स द टैक्स वॉज नॉट लेविड ऑन ब्राह्मण्स, चिल्ड्रंस और हैंडीकैप पीपल. इन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था, इनको एग्जेम्प्ट किया गया था. एंड इवन द न्यू ट्रेड रूट्स, जो नए ट्रेडिंग रूट्स बनाए गए थे जहां पर कृषि की शुरुआत होनी थी, उपज बोना आरंभ किया गया था एग्रीकल्चर के लिए, वहां से भी टैक्स नहीं लिया जाता था. बट देयर वर रूल्स दैट whatever tax was decided by the government, the people were supposed to pay it. As we have heard that the punishments were severe, so harsh punishments were given to the people, those who were not paying the tax on time. Clear, children? Are you clear with the points? Yes? So what have you assessed after hearing the Mauryan administration? That should be in your own words when I will give you this topic as a descriptive question. So children, today itself, please see to the points which you can see on the board in front, and then after that whatever description I have given today itself, try to write the points in the daily notes copy in the first portion of your register. Please children, do it. I hope you are clear with the points. Okay. Thank you. Have a nice day.